हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, अप्लाइड फिज़िक्स फर्स्ट का जो सिलेबस बदल गया है बीटीयूपी में फर्स्ट सेमेस्टर में, और नए सिलेबस पे और नए पैटर्न पे सैम्पल पेपर नहीं मिल पा रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो इसीलिए मैंने जो है वो कुछ सैम्पल पेपर्स बनाए थे। उसके बाद स्टूडेंट्स ने कहा कि इन सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन भी दे दीजिए। तो हम इन सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन अलग वीडियो में बना रहे हैं, ताकि जो बच्चे अपनी मेहनत से करना चाहते हैं वो पहले सैम्पल पेपर्स को देख करके सॉल्व कर लें, और फिर उसके बाद इस सॉल्यूशन वीडियो से जो है उसको मैचअप कर लें। ठीक है ना, एक ही वीडियो में हम क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों दे देंगे, तो उससे आपका डेवलपमेंट कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए आप अगर सीधे सॉल्यूशन देख रहे हैं तो पहले आप कृपया करके पहले इसका जो सैम्पल पेपर का वीडियो है वो ज़रूर देखें, जिसमें कि केवल क्वेश्चन है, और उसके हिसाब से आप अपने आप को परखें कि आपको कितना आता है। ठीक है ना, जैसे इसमें एक एक नंबर वाले और दो दो नंबर वाले क्वेश्चन हैं और ढाई ढाई नंबर वाले क्वेश्चन हैं, ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हो एक डेढ़ घंटे में। जब आपको एग्ज़ाम में ये पेपर 3 घंटे में करना है, तो 3 घंटे आप अभी भी टाइम निकाल सकते हैं घर पे, और इसको टेस्ट कर सकते हैं कि आप कितना जानते हैं। और फिर जो प्रॉब्लम है या जो आपने पेपर किया है उसे आप मैच कराएं सॉल्यूशन वीडियो के साथ, और तब आपको ये भी पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। तो ये सॉल्यूशन पेपर जो है वो सैम्पल पेपर 2 का सॉल्यूशन है, और जितने सैम्पल पेपर हैं, जितने भी आपके सॉल्यूशन हैं, उसके सारी चीज़ें एक प्लेलिस्ट में भरी हुई हैं। वो आप चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक दे दिया है, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम ये अप्लाइड फिज़िक्स फर्स्ट का लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड सैम्पल पेपर नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है ना, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी सॉल्यूशन बना देंगे। हालांकि सैम्पल पेपर्स उनके लिए अवेलेबल हैं जो कि चैनल पे पड़े हैं, आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। सॉल्यूशन अगर इंग्लिश में बताना है तो आप बताइएगा, तो हम करके दे देंगे वो भी। ठीक है ना, तो पार्ट ए में देखिए यहाँ पे क्या है कि इन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, दो परस्पर लंबवत सदिश ए व बी का अदिश गुणनफल होता है शून्य, इनफाइनाइट, ए मॉड ए इंटू मॉड बी, या मॉड ए अपॉन मॉड बी। तो देखिए, परस्पर लंबवत सदिश यानी कि ए और बी हैं, उनका अदिश गुणनफल। तो ए डॉट बी, इसका फॉर्मूला वैसे होता है ए बी कॉस थीटा, इतना होता है। अब आपका लंबवत सदिश है तो इसका मतलब थीटा क्या हो गया, 90 हो गया। तो यानी कि ए बी कॉस 90, कॉस 90 आपका कितना होता है, कॉस 90 आपका जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो इसलिए आपका यहाँ पर जो है वो ए डॉट बी जो है वो ज़ीरो होगा। अब ज़ीरो कहाँ लिखा है, तो पहला पार्ट है, इसलिए पहला पार्ट सही है। अब देखिए, आपने रफ पे ये तो करके देखा ही, तो इसलिए आप इतनी चीज़ रफ पे करके देख रहे हैं, बजाय इसके अगर आप इसको इधर ही सॉल्व कर देंगे और दिखा देंगे एग्जामिनर को, तो उससे आपका इम्प्रेशन ही अच्छा होगा। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा लिखना पड़ा। यही चीज़ आपने रफ पे करके देखी, यही चीज़ आप यहाँ पे फेयर पे करके दिखा दो। तो इस क्वेश्चन का जो प्रॉपर आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि भाग अ डालें आप, ठीक है ना, और भाग अ में प्रश्न एक लिखें, और फिर प्रश्न लिखने की वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर ए डॉट बी ये इतना पूरा करके दिखाएं पहले, और फिर लिख दें नीचे अतः फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, प्रथम भाग जो है वो सही है। और भी बेटर अगर करना है तो, अगर केवल मान लिया चलिए ये नहीं दिखा रहे हैं आप, आपको सीधे मालूम है कि शून्य होता है, तो आप ये लिख दें कि प्रश्न एक के अंदर फर्स्ट पार्ट और शून्य, ठीक है ना, ये सही है। बस इतना करके आप लिख दें, ताकि इससे एग्जामिनर को याद आ जाए कौन सा क्वेश्चन देख है ये। ठीक है ना, ये चीज़ केवल फर्स्ट लिख देने से फिर उसके बाद एग्जामिनर को वहाँ से मैच करना पड़ता है फर्स्ट में। और कई बार बच्चे कुछ गेम खेलते हैं कि फर्स्ट में उन्होंने इसका ना करके वो इसका कर दिया या कर दिया, तो उस केस में फिर वो प्रॉब्लम होती है, वो एक खींच उत्पन्न होती है, एक इरिटेशन उत्पन्न होता है, जो कि आपके और क्वेश्चंस में आपके मार्क्स को कम कर सकता है। देखिए, मार्क्स देना ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसको आप मतलब जज नहीं कर सकते कि कौन सा एग्जामिनर किस मूड में बैठा है चेक करने के लिए। ठीक है ना, तो इसलिए आप अपनी कॉपी को इस तरह से प्रेजेंट करें कि उसे बिल्कुल एकदम सब दिखता चला जाए कि हाँ बिल्कुल ये है, और उसे ये भी आभास हो जाए कि आपने नकल नहीं मारी है कहीं से, आपको पता है उस चीज़ का। ठीक है ना, चलिए ठीक। अब इसके बाद आता है, जैसे 1 वाट बराबर है, दूसरा क्वेश्चन है 1 वाट बराबर है, तो एक अश्वशक्ति, 1/7.46 अश्वशक्ति, 1/746 अश्वशक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन को देख के ये तो पता लग रहा है कि अश्वशक्ति और वाट के में रिलेशन है। आप अपना कंसेप्ट क्या कहता है, आपका अपना कंसेप्ट कहता है कि एक अश्वशक्ति जो है उसमें जो है आपके 746 वाट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए थ्योरी से। अब आपको पास 1 वाट नहीं, एक अश्वशक्ति नहीं पूछा, 1 वाट पूछा है, तो 1 वाट निकालोगे तो 1 वाट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये अपॉन में आ जाएगा 1/746
अश्व शक्ति ये आएगा। अब ये देखिए ऑप्शन कहाँ है, ये थर्ड ऑप्शन मिल रहा है, तो अतः इसमें थर्ड ऑप्शन सही है। तो प्रश्न आप लिखेंगे कैसे, प्रश्न 2 इसमें थर्ड पार्ट, ठीक है ना, 1/746 अश्व शक्ति, ठीक है ना, इतना जो है वो ऑप्शन सही है। कम से कम इतना ज़रूर लिखना चाहिए। अदरवाइज़ आप प्रश्न 2 डाल के और थर्ड बस इतना लिख देंगे तब भी काम चलेगा, 1 नंबर तो आपको तब भी मिलेगा, 1 नंबर ही इसमें मिलेगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन इंप्रेशन थोड़ा सा सही पड़ता है इससे, ठीक है ना। और अगर इतना दिखा दिया किसी ने तो और अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आप कैलकुलेट रफ पे करके तो देखोगे ही, तो उसको अगर यहाँ पे आप शो कर दोगे तो क्या बिगड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है, ML-1 T-2 निम्न में से किसकी विमा नहीं है। तो यानी कि सबकी होगी, किसी एक की नहीं होगी, है ना, यही तो मतलब हुआ। तो अब आप ये देखिए, दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक, मैंने बताया है आपको थ्योरी में कि इस तीनों के फॉर्मूले लगभग लगभग एक जैसे होते हैं। मतलब फॉर्मूला जैसे दाब का प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है, प्रतिबल का भी फोर्स अपॉन एरिया, और प्रत्यास्था गुणांक प्रतिबल बटे विकृति होता है, लेकिन विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, विमा नहीं होती है, तो इसलिए प्रतिबल की ही विमा प्रत्यास्था गुणांक की हो जाती है। तो इन तीनों में की विमाएँ जो है एक जैसी होती हैं, और शक्ति की विमा जो है वो कितनी होती है, P इज इक्वल टू, सॉरी, हाँ, पावर इज इक्वल टू W/T। तो ये ml²T-2 ये वर्क की हो गई, और अपॉन टी यानी कि ये ml²T-1 हुई जाकर। तो शक्ति की तो ये नहीं है। बाकी दाब की होनी चाहिए, आप देख लो, चाहे फोर्स ml/T-2 होता है और यहाँ पे L² से डिवाइड कर दिया, तो ये ऊपर जाएगा तो ml-1T-2 बिल्कुल वही है। यानी कि दाब की भी वही है, प्रतिबल की भी वही है, प्रत्यास्था गुणांक की विमा है, लेकिन शक्ति की नहीं है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन ध्यान दे लीजिएगा, निम्न में से किसकी विमा है नहीं पूछ रहा है, नहीं है तो नहीं है, तो एक ऑप्शन है। अगर वो पूछता ये चीज़ निम्न में से किसकी विमा है, तो दाब की भी है, प्रतिबल की भी, प्रत्यास्था गुणांक है, यहाँ पे फिर ऑप्शन होता है उपरोक्त सभी की, तो फिर आप उपरोक्त सभी को टिक करते। ये नहीं है कि पहला आपने देख लिया, पहला ही है बस सही, इसकी भी तो है, इसकी भी तो है। तो अगर पहला सही है तो दोनों बाकी गलत भी हैं, ये भी आप ध्यान दे लिया करिए क्वेश्चन। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग के बीच में सही संबंध है। तो V इक्वल टू आर ओमेगा, आर इक्वल टू वी ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू वी आर, इनमें से कोई नहीं। तो V इक्वल टू आर ओमेगा इतना फेमस रिलेशन है कि इसमें कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही नहीं है, फर्स्ट पार्ट इसका जो है वो सही है। इसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक की विमा होती है। तो प्लैंक नियतांक का फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल लाइव क्लास ली थी उसमें भी कराया था। तो इसमें जो है वो E इक्वल टू एच न्यू, और यहाँ से H इज इक्वल टू ई बाई न्यू हो जाएगा। अब H की विमा अगर निकालनी है तो ये कैसे निकलेगी, E मतलब ऊर्जा है, ऊर्जा मतलब कार्य, कार्य मतलब बल गुणे विस्थापन। तो एफ W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कर लो, और अपॉन न्यू को 1/T कर लो। ये आवृत्ति है तो 1/T यानी कि आवर्तकाल हो जाएगा, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आपका एफ एस इंटू टी हो गया। अब विमा रख लो, तो ML-T-2 इसकी हो गई, फोर्स की डिस्टेंस की L हो गई, ये टाइम है तो T हो गई, ठीक है। तो ये आपका ML² और T-1 ये आपकी प्लांक नियतांक की विमा हो जाती है, ठीक है ना। तो प्लांक नियतांक की विमा होती है, तो ये रिक्त स्थान भरना है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके जो है वो आपके पास क्या क्या हो सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन डाला आपने और सिंपल ये लिख दिया, ML कितना था, M-1 ML² T-1, सीधे आपने इतना करा और आंसर कर दिया। या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्लांक नियतांक की विमा और ML²T-1 ये होती है। तो इससे एग्जामिनर को देख के याद आ जाएगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन यही वाला था और ये सही लिखा इसने, बिल्कुल अच्छी बात है। इसमें आपको उसको देखना पड़ेगा कि हाँ ये पाँचवें का ही आंसर था कि नहीं, तो ये चीज़ थोड़ा सा ये फ़र्क पड़ता है। इसके बाद प्रश्न 6 है, मनुष्य के शरीर का ताप फ़ारेनहाइट में होता है। तो ये तो आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है ना, डिग्री फ़ारेनहाइट ये इतना होता है यहाँ पे, एक बार चेक भी कर लीजिएगा, है ना। फिर प्रश्न नंबर 7 है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का विमीय सूत्र है। तो प्रत्यास्था गुणांक चाहे कोई भी हो, यंग हो या आयतनात्मक हो या अपरूपण हो, कुछ भी हो, प्रत्यास्था गुणांक जो है वो अभी इसी पेपर में पहले क्वेश्चन आया था, आप ध्यान करिएगा, है ना, प्रतिबल और वो प्रत्यास्था गुणांक वाला। तो प्रत्यास्था गुणांक वैसे तो होता है E इज इक्वल टू प्रतिबल बटे विकृति। तो प्रतिबल बटे विकृति में विकृति का विमीय सूत्र विमाहीन है, ये तो इसका तो नहीं होगा। प्रतिबल बचा, प्रतिबल का भी नहीं मालूम, F अपॉन ए कर लीजिए। अब ये फोर्स की ML-T-2 हो गया, ये L² नीचे हो गया, ठीक है ना, L² ऊपर जाएगा तो -1 पावर बची, तो ML-1T-2 ये विमा होगी यंग प्रत्यास्था गुणांक की। उसके बाद द्रवों में ऊष्मा संचरण की विधि है। तो द्रवों में ऊष्मा कैसे बहती है, तो द्रवों में देखिए क्या होता है कि जब हम हीट देते हैं तो उसके इसमें
नीचे का पानी गर्म होता है और गर्म होके फिर वो एक्सपेंशन होता है, यानी कि फैलता है, और फैलता है तो फिर उसके इसमें वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी कम होती है तो उसका मास कम हो जाता है, मास कम होता है तो हल्का हो जाता है, हल्का हो गया तो उसके इसमें क्या होता है, वो ऊपर की ओर उठता है, ये हल्का हो गया ऊपर की ओर उठता है, और उसके बाद फिर ऊपर उठता है तो अब नीचे जगह कौन भरेगा, तो ऊपर से ठंडा पानी आकर के नीचे भर आ जाता है, तो ठंडा पानी जो है वो नीचे की ओर आता है। तो इस तरह से इसमें क्या होती हैं, ये धाराएं बनने लगती हैं जिसमें गर्म पानी हो करके ऊपर उठता है और उसका प्लेस लेने के लिए ठंडा आता है नीचे। फिर ये ठंडा वाला जब ऊपर वाले से और गर्म हो जाएगा, उससे भी हल्का हो जाएगा, तब जाके ये उठना शुरू होगा, तो वो कम गर्म वाला पानी ऊपर ऊपर से फिर वो नीचे की तरफ चलेगा। इस तरह से नीचे वाला पानी ज़्यादा गर्म होते होते ऊपर उठता है और फिर ऊपर का कम गर्म पानी नीचे आता रहता है, और इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। आप सिंपल देख लीजिए, भगोने में पानी रखा गर्म होने गैस पे, आप कैसे गर्म होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा छोटी छोटी बूंदें शुरू में बनना स्टार्ट हो जाती हैं, वो ऊपर ऊपर चलने लगती, मतलब उससे ऊपर पानी चलता हुआ कुछ बूंद बबल्स दिखाई देते हैं, तो यही प्रोसेस हो रहा होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, संवहन बोलते हैं। और ये जो धाराएं बनती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, संवहन धाराएं बोलते हैं। तो ये द्रवों में इसी तरह से ऊष्मा संचरण होता है। तो ये द्रवों में ऊष्मा संचरण की विधि संवहन है। ये मैंने इसलिए कर दिया कि रिकॉल भी हो जाए थोड़ा आपका, ठीक है ना। तो ये संवहन आपको बस यहाँ पे लिखना था, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब है एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए, प्रतिबल का मात्रक लिखिए। देखिए अभी वो जो अंग प्रत्यास्थ गुणांक का करा था उसमें भी मैंने प्रतिबल का निकाल के बताया था, F/A, ठीक है ना। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर देंगे उसको, वही चीज़। उसके बाद जड़त्व आघूर्ण तथा घूर्णन त्रिज्या के बीच में संबंध लिखिए। तो अगर आप ऐसे लिखो तो I इज इक्वल टू, वैसे तो m² होता है यहाँ से, या फिर ऐसा k इक्वल टू √I/m, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये चीज़ याद करी हुई है तो इसलिए लिखने में कोई संबंध, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद 11वां है, एक भौतिक राशि का नाम लिखे जिसकी विमा नहीं होती है। तो विमाहीन राशियाँ कई है, एक विकृति ही है जो इस पेपर में डिस्कस करी है अभी हमने, एक कोण होती है उसकी भी विमा नहीं होती है, ठीक है ना। घर्षण गुणांक होती है उसकी भी विमा नहीं होती है। तो ये आप क्वेश्चन जरूर ध्यान रखें, कम से कम 3-4 जो है वो ध्यान रखें। उसके बाद है AC थर्मोस्टेट में किस तापमापी का प्रयोग करा जाता है। ये क्वेश्चन देखिए नए सिलेबस से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है यहाँ पर बाई मेटेलिक थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है। बाई मेटेलिक थर्मोमीटर, तापमापी का, या इसे हिंदी में जो है वो द्विधात्वीय तापमापी भी कहते हैं। इसका वीडियो भी मैंने अलग से बना के दिया है आपको, ठीक है ना। पारद थर्मोमीटर और ये वाला थर्मोमीटर, बाई मेटेलिक थर्मोमीटर, इनके लेक्चर अलग दिए हैं क्योंकि बुक्स में थोड़ा सा ठीक से नहीं दिए हुए हैं। इनका वीडियो अलग से दिया हुआ है क्योंकि बुक में थोड़ा सा ठीक से नहीं समझ में आ रहे हैं बच्चों को, तो मैंने वो वीडियो आप देख लीजिएगा। ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं। इसके बाद देखिए भाग ब में 2-2 नंबर में है, थोड़ा सा डिटेल में करना है आपको। श्यान द्रव से होकर स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए पिंड के सीमांत वेग का सूत्र लिखिए। अब देखिए 1 नंबर लायक क्वेश्चन है लेकिन 2 नंबर में दे रखा है, तो अब आप इसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना। सीमांत वेग का सूत्र, तो सीमांत वेग, ठीक है ना, सीमांत वेग v इज इक्वल टू 2/9r², ठीक है ना, रो माइनस सिग्मा इंटू g/η, ये फॉर्मूला होता है। जहाँ अब क्या क्या है, v कितना है, सीमांत वेग है, r क्या है तो त्रिज्या है गोली की, रो क्या है तो उस केस में वो लिक्विड का डेंसिटी है, घनत्व है, और सिग्मा क्या है, लिक्विड का नहीं सॉरी, रो जो है आपका गोली का घनत्व है, ठीक है ना। और सिग्मा क्या है, वो लिक्विड का घनत्व है बाहर जो जिसमें गिर रही है गोली। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। ईटा क्या है, श्यानता गुणांक है द्रव का। तो ये इतना लिख देंगे तो ये आपका 2 नंबर लायक ये क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो एक हल्का सा डायग्राम भी बना देना। मतलब एग्जामिनर को ये सारा विश्वास दिलाना है आपने कि आपको ये आता है, आपने ये नकल नहीं मारी है, ठीक है ना। अब कोई है इसका आंसर केवल इतना दे दे, v इक्वल टू 2/9r² रो माइनस सिग्मा इंटू g/η, ठीक है ना। अब ये मतलब हो सकता है बच्चे को आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी कुछ शक पड़ता है। अब मान ली किसी ने इसमें जी नहीं लिखा, ठीक है ना, तो ये साफ साफ है कि किसी से पूछा है बच्चे ने, ये बच्चे को याद नहीं था, किसी से देख के लिखा है और उसने केवल ये देखने में गलती कर दी कि जी नहीं लिखा। तो कई सारे जो है शंकाओं के बादल उमड़ते हैं, तो उसको दूर करने का यही तरीका है कि आप अपनी कॉपी ऐसे लिखो कि वो किसी और बच्चे से मैच कर ही ना पाए। और ये तभी हो सकता है जब आप समझ करके, जब आप कंसेप्ट क्लियर करके, जब आप अच्छी तरह से तैयारी करके एग्ज़ाम में गए होंगे, ठीक है ना। देखिए अभी भी कोई टाइम नहीं है एग्ज़ाम के में, मतलब भले ही 5 4-5 दिन बचे हैं,
लेकिन अगर आप शुरू से बिल्कुल इस डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, मैंने एक एक लेक्चर पे PDF के थ्रू भी पढ़ाया हुआ है और क्लासरूम लेक्चर भी है। दोनों के दोनों चीज़ें तरह के से प्लेलिस्ट जो है चैनल पे दी हुई हैं, आप उनको जा कर के पढ़ सकते हैं, अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आता है, रेखीय प्रसार गुणांक का सूत्र लिखिए। तो रेखीय प्रसार गुणांक में क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं उसे, और डेल्टा एल लंबाई में वृद्धि कितनी है अपॉन प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप वृद्धि, ये वाला चीज़ होती है। इसमें आप लिख देंगे जहाँ अल्फा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक, डेल्टा एल क्या है, लंबाई में वृद्धि, एल क्या है, प्रारंभिक लंबाई, डेल्टा टी क्या है, ताप में वृद्धि या ताप में अंतर जो भी है। इसमें अब आप कहीं कहीं देखिए तो कैपिटल्स में लिख सकते हैं, है ना, इंटू डेल्टा टी ऐसे लिख दिया। वो तरह तरह से जिस तरह से भी आपने जिस बुक से पढ़ा हो वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे किस ताप का माप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में एक जैसा होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है। 1 नंबर में आया तो सीधे -40 आपका लिख सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये टेम्परेचर जो है वो आप दोनों में एक जैसा होता है, सेम नंबर रहता है, चाहे सेंटीग्रेड में रखो चाहे फ़ारेनहाइट में। लेकिन चूंकि ये 2 नंबर में आया है तो इसका मतलब आप इसे डिराइव भी करोगे। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला ले लोगे, C/5 इज इक्वल टू F-32/9 ये होता है। सी और एफ बराबर हैं और उनकी वैल्यू कितनी है, x मान ली। तो हम क्या करेंगे, हैंस फ्रॉम फर्स्ट, तो x/5 इसकी जगह भी रख दिया और इसकी जगह भी x-32/9। इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो 9x इज इक्वल टू 5x माइनस 5 दूना 10 और 1 5 या 15 16, तो ये 160 हो गया। अब ये 160 इधर ले आओ, 9x उधर ले जाओ या जो भी है, या 5x इधर ले आओ, तो 4x इज इक्वल टू बना जाके माइनस का 160, 4 से डिवाइड कर दो तो x इज इक्वल टू माइनस का 40 आता है। तो अब सेंटीग्रेड में लिखो तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, और अगर फ़ारेनहाइट में लिखोगे तो इसी में फ़ारेनहाइट लगाना पड़ेगा। तो इसलिए -40 वो ताप होता है जिसको की वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड, फिर लास्ट में लाइन लिख देना, या था -40 जो है वो का माप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर एक जैसा होता है। इस तरह से आंसर कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर समान चाल v से गति करता है, 1/4 आवर्तकाल में इसका विस्थापन कितना होगा। देखिए अगर आपको न्यूमेरिकल आसान लगते हैं तो करिए इसे, नहीं अगर लगते हैं आसान तो इसे चॉइस में भी छोड़ सकते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पे बताता हूँ, कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी आपके लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। आर त्रिज्या के पथ पे, तो ये आर त्रिज्या का पथ हो गया, ठीक। समान चाल से v से गति कर रहा है, 1/4 आवर्तकाल में इसका कितना विस्थापन होगा। तो 1/4 आवर्तकाल का मतलब ये हो गया कि आपका ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट होता है, यानी कि आधा सर्कल यहाँ तक कंप्लीट हुआ और चौथाई सर्कल कहाँ तक कंप्लीट होगा, यहाँ तक कंप्लीट होगा। तो 1/4 आवर्तकाल में इसका विस्थापन कितना होगा। तो देखिए विस्थापन का मतलब है कि यहाँ से चल करके और यहाँ तक पहुँच गए हैं, यानी कि इसका विस्थापन जो है आपका ये इतना ये हुआ। विस्थापन की डेफिनीशन जो होती है, विस्थापन जो है वो क्या होता है, ऐसे लिख दीजिएगा, वी नो दैट विस्थापन जो है वो दो बिंदुओं के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी, न्यूनतम दूरी होती है। यानी कि ए से चला बी तक पहुंचा तो विस्थापन जो है आपका ए बी हो जाएगा। अब देखिए आर ये दूरी है, आर ये दूरी है, तो ये निकाल सकते हैं आप। ओ इसको मान लो इन ट्राइंगल ओ ए बी, और पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √r² प्लस r²। चौथाई आवर्तकाल से 90 डिग्री हो गया ना, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने का मौका मिल गया। आपने r² हो गया, r बाहर आ गया तो r√2 और मीटर किलोग्राम क्या है, किलोमीटर ये कुछ दिया नहीं था तो इकाई लिख देंगे आगे। बस आपका ये क्वेश्चन जो है वो आंसर होता है। अब ये इसका लास्ट में ही लिख देंगे, 1/4 आवर्तकाल में कितना विस्थापन होगा, तो लिख देंगे 1/4, अतः 1/4 आवर्तकाल में इसका विस्थापन r√2 इकाई होगा। इतना करके ये आंसर कर दीजिए। बिल्कुल कहीं पे नंबर कटने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अगर सही से लिखेंगे मार्क्स बिल्कुल नहीं कटते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यह घूर्णन गति में किसी वस्तु की घूर्णन त्रिज्या के उसके द्रव्यमान कैपिटल एम पर निर्भर करती है, यह कथन सत्य है अथवा असत्य। तो एम के की वैल्यू एम पे निर्भर करती है तो असत्य होगा, नहीं तो असत्य होगा। अब आप देखिए प्रश्न 5 2 नंबर में है तो कुछ करके भी दिखाना होगा, तो ठीक है। वी नो दैट क्या है, के का फॉर्मूला क्या होता है, तो के का फॉर्मूला होता है √I/m। समझ रहे हैं आप। तो अब यहाँ पर आप ये देखिए कि घूर्णन त्रिज्या का फॉर्मूला I/m तो है, लेकिन फॉर्मूले में आपको m दिख तो रहा है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ेगा k पे, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो i की वैल्यू अगर मान लिया गोले के लिए आपने लिखा 2/5 mr², गोले का ठोस गोले का होता है, और अपॉन m, तो m से कट जाना है, ये कितना आएगा 2√2/5 r, इतना आएगा बस।
तो कहने का मतलब ये है कि के की वैल्यू जो है वो एम पे निर्भर नहीं करती है, क्योंकि फॉर्मूले को ज़रा सा ही सॉल्व करोगे तो एम से एम कट जाएगा। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि फॉर्मूले में जो दिखाई दे रहा है, जो आंखों से दिखाई दे रहा है, जैसे नहीं कहते आंखों देखी कभी गलत नहीं होता, लेकिन नहीं, यहाँ पे आंखों देखी ही गलत है, क्योंकि उसको ज़्यादा सॉल्व किया नहीं गया है। तो जैसे ठोस गोले का घूर्णन त्रिज्या अगर निकाली जाएगी तो वो √2/5 आ रहेगी वास्तव में। तो इसलिए यहाँ पर जो है मास नहीं है, इसलिए उस पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो आप ये चीज़ समझाओगे कि I/m है। अगर आप जनरल भी समझाओ कि कण का जड़त्वाघूर्ण mr² अगर है तो m इससे कट जाएगा, तो ये अपना r बचेगा। समझ रहे हैं बात? तो इसलिए I के सूत्र में mr² में m होता है, m से m कट जाएगा, तो अतः घूर्णन त्रिज्या द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि निर्भर करती है, तो इसका मतलब गलत कह रहे हैं। तो अतः ये कथन जो है वो असत्य है। इस तरह से समझा के तब आप नीचे अपना स्टेटमेंट दे देंगे कि अतः ये कथन असत्य है। 2 नंबर में है, इसलिए आपको समझाना ज़रूर पड़ेगा। 1 नंबर में होता तो आप सीधे असत्य लिख के आ सकते थे। ठीक है ना? फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, द्रवों की श्यानता पर ताप वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों? तो देखिए द्रव के लिए कहा है, इसमें अगर ये तरल के लिए कहते, ठीक है ना, तो फिर अलग होता कंसेप्ट। द्रव में ये होता है कि अगर आपने उसकी श्यानता, ताप बढ़ाया तो उसकी श्यानता जो है वो बढ़ जाती, वो सॉरी कम हो जाती है। इसको ऐसे याद रखिएगा, चाशनी है, जैसे चीनी घोल लें, गर्म होती है तो पतली होती है और ठंडी होने पे वो गाढ़ी हो जाती है, तो इसलिए वो श्यानता बढ़ती है। हाँ, अगर गैस के लिए कहते तो गैस में टेम्परेचर बढ़ाने पे श्यानता जो है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए तरल बोलेंगे तो आप द्रव और गैस हम दोनों समझाओगे, लेकिन यहाँ पे द्रव बोला है तो इसलिए आप यहाँ पे बताएंगे क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसकी कम हो जाती है। अब बात आती है कि क्यों कम हो जाती है, ठीक है ना, तो ये पूछा है, क्यों भी इसके बारे में पूछा है। तो फिर इसमें आप ये बताओगे कि ताप बढ़ने पे, जैसे मान लिया सपोज द्रवों के अणु हैं, इनके बीच में अंतरमोलिकुलर अट्रैक्शन, अंतराणविक बल लग रहा है आकर्षण का। जब हम ताप बढ़ाते हैं तो इसमें एक्सपेंशन होता है, ठीक है, अणु दूर दूर हो जाते हैं और दूर दूर होने की वजह से उनके बीच में जो है अंतराणविक बल कम हो जाता है, और इसलिए अंतराणविक बल कम होने की वजह से ये उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से श्यानता जो है वो कम हो जाती है। श्यानता वही तो चीज़ है कि लेयर्स एक दूसरे पे फिसल रही हैं, तो उस केस में जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो जब ये दूर दूर हो जाएंगे उतना आकर्षण रहेगा ही नहीं, तो इसलिए अवरोध कम हो जाएगा और इसलिए श्यानता कम हो जाती है। इसकी क्लास जब मैंने ली थी, इसका लेक्चर जब दिया था, तो उसमें भी मैंने ये डिटेल में आपको समझाया था। और गैसों में बढ़ क्यों जाती है ये भी मैं बता देता हूँ यहीं पे, हालांकि उस क्लास में भी बताया है, पूछा नहीं गया है, लेकिन वो भी मैं बता देता हूँ कि क्या पता पूछ लें। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे श्यानता गैसों की इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे ये इतने ज़्यादा मूवेबल हो जाते हैं कि इनके बीच में टक्करें बढ़ जाती हैं, और टक्करें बढ़ने पे ऑब्स्ट्रक्शन फिर बढ़ जाता है। दूर दूर हुए, वो अट्रैक्शन पहले ही नहीं था, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने पे जो है वो और टकराने लगे, तो इसलिए ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ जाता है, अवरोध बढ़ जाता है, इसलिए ताप बढ़ाने पे गैसों की श्यानता जो है वो बढ़ जाती है। तो केवल द्रवों का पूछा गया, इसका मतलब आप ये भी समझिए कि गैसों का भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को चेंज करके किसी अगले साल में, क्या किसी और सैम्पल पेपर में आपको गैसों का भी मिल सकता है। तो उस कंसेप्ट को पकड़िए कि वो कंसेप्ट फिर हमें तैयार करना है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कोणीय संवेग संरक्षण का उदाहरण दीजिए एक। तो आप कौन सा देंगे? वो डंबल वाला ही दे दो, टेबल पे डंबल खड़ा है और ले लेके, और फिर उसके बाद जो है वो घूमती हुई टेबल पे खड़ा है, ठीक है ना, ये ऐसे घूम रही सर्कुलर पाथ पे, जब ये अपने हाथों को मोड़ लेता है तो उस केस में इसकी स्पीड जो है बढ़ जाती है। तो ये वाला बेस्ट एग्जाम्पल है, और उदाहरण से समझा दीजिए। आई ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जब उसने ये किया वो किया। 2 नंबर में है इसलिए समझाना पड़ेगा आपको, ये मैंने थ्योरी क्लास में बताया हुआ है। फिर इसके बाद भाग सा में देखिए, विमीय विश्लेषण की सीमाओं का उल्लेख करिए, तो बुक में मिल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो सदिशों के अदिश गुणनफल से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो ए डॉट बी से क्या समझते हैं, तो ए बी कॉस थीटा भी फॉर्मूला यूज़ भी किया था उदाहरण में। इसमें कार्य का उदाहरण होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एफ डॉट एस, ठीक है ना, तो वो आप मैंने थ्योरी क्लास में बताया हुआ है। स्पर्श कोण की परिभाषा दीजिए, शुद्ध जल व चांदी के लिए स्पर्श कोण का मान लिखिए। तो ये पूरा मैंने जब स्पर्श कोण पढ़ाया, ये बुक में आपको मिल जाएगा, स्पर्श कोण की वैल्यू क्या होती है, ये सब इसमें मिल जाएगा थ्योरी के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बर्नौली के प्रमेय के कथन को लिखिए। 2 नंबर में पूछा गया है। तो बर्नौली के प्रमेय के कथन को आप जानते ही हैं कि यदि कोई आदर्श द्रव, ब्रैकेट में लिखेंगे आप असंपीड्य और अश्यान द्रव, है ना, किसी धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है, धारा रेखीय नली में बह रहा है, तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन जरूर लिखना है। एकांक आयतन की दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, है ना, वो नियत रहता है। और ये लैंग्वेज लिख के नीचे ये फॉर्मूला लिख देंगे
ठीक है ना, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये आपका बर्नौली के प्रमेय का कथन है। अब एक आध लाइन और बढ़ा दीजिए, एक डायग्राम थोड़ा सा ये बना दीजिए इस तरह का, है ना, V1 V2 वेलोसिटी है और P1 हाइट इसकी H1 H2 है, और एक ये लिख दीजिए यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। 1 नंबर में वो भी अलग से पूछा जा सकता है। उसके बाद 5वां है समांतर अक्षों की प्रमेय लिखिए। देखिए इसका प्रूफ नहीं आ सकता पेपर में, ठीक है, क्योंकि प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है। समांतर अक्षों के प्रमेय के स्टेटमेंट को लिख देंगे, I इज इक्वल टू ICM प्लस MA², है ना, इसको स्टेटमेंट लिख देंगे, फॉर्मूला लिख देंगे, थोड़ा सा एक डायग्राम बना के इसको इलेबोरेट कर देंगे। सेंटर ऑफ मास हो गया, इससे जाने वाली लाइन के अबाउट ICM है, और किसी और लाइन के अबाउट जो इसके पैरेलल है इसके अबाउट हमें निकालना है। जड़त्वागुण जब भी लिखा जाता है उसके साथ एरो बना दिया जाता है डायग्राम में, ठीक है ना, इसके अबाउट निकालना है। तो ये सेंटर ऑफ मास से जाने वाली लाइन के अबाउट उसके पैरेलल होनी चाहिए, और प्लस उनके जो बॉडी का मास है और उनके बीच की, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के, है ना, दूरी के वर्ग के फिर गुणनफल हुआ के योग, फिर योग हुआ के बराबर होता है। इस तरह से ये है, मैंने स्टेटमेंट ये समझाया भी है, आप थ्योरी क्लासेस में देख सकते हैं। मोड़ पर साइकिल सवार अंदर की ओर क्यों झुक जाता है, पूरा डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कराया है। कोणीय संवेग की परिभाषा दीजिए तथा इसका एसआई मात्रक बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो ये कोणीय संवेग की परिभाषा जो है उस तरह से, जो पी लीनियर मोमेंटम और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट, है ना, फिर इसको सॉल्व करते हैं तो आर पी साइन थीटा आता है, यानी कि आर क्रॉस पी, इस तरह से हो जाता है। इसका एसआई मात्रक बताइए। तो कोणीय संवेग का मात्रक जो है, अब देखिए यहीं से निकल आएगा फॉर्मूले से, आर क्रॉस पी है। तो लीनियर मोमेंटम का मात्रक कितना होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, पी इक्वल टू एम वी होता है ना, और इसमें डिस्टेंस और मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम वी आर हो जाएगा। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड और आर का मीटर हो गया। तो ये एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 1। एसआई सिस्टम ये भी कहता है कि अपॉन में कोई चीज़ नहीं लिखी जाएगी, उसको ऊपर पावर -1 ला करके ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन चलता है, आप वैसे भी लिख सकते हो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध का निगमन करिए। तो अल्फ़ा और कोणीय ये और रेखीय त्वरण यानी कि ए इक्वल टू आर अल्फ़ा होता है, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बताया भी है, इसको आप कर सकते हैं। प्रतिबल व विकृति के बीच ग्राफ खींचिए तथा विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाइए। तो ये ग्राफ जो है वो प्रतिबल है ना, और विकृति इस तरह, और प्रतिबल इधर, और ये इस तरह से ग्राफ कुछ आता है, फिर ये बाद में कर्व होने लगता है, फिर अल्टीमेटली जाके ये ब्रेक हो जाता है। कई पॉइंट्स हैं इसके अंदर, और उनके बारे में समझाना है थोड़ा सा। तो 2 नंबर लाइक एक बड़ा क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग जो है अगर छोड़ना चाहो तो इसे छोड़ सकते हो, ठीक है। एक गोलाकार वस्तु श्यान द्रव में धीरे से गिराई जाती है, चित्र द्वारा इसके गिरते समय वेग में परिवर्तन दिखाइए। चित्र मतलब ग्राफ द्वारा, ठीक है। तो चित्र का मतलब उसका ग्राफ है, और इसके साथ आप क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट भी आपको ध्यान रहना चाहिए कि अगर मान लिया सपोज करिए ये ट्यूब है और इसमें वस्तु को गिरा रहे हैं, गोलाकार वस्तु को, तो धीरे 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 करके फिर क्या होता है, इसका वेग बढ़ता जाता है, और फिर लास्ट में कांस्टेंट हो जाता है। उस कांस्टेंट वेग को ही क्या कहते हैं, सीमांत वेग कहते हैं। ये सीमांत वेग का ही कंसेप्ट है, सिचुएशन ध्यान आ जानी चाहिए। ध्यान तभी आएगा देखिए जब आपने कंसेप्ट के साथ पढ़ा है। मॉडल पेपर से तैयारी करी है तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये भी मैं जो बता रहा हूँ मॉडल पेपर ही है, सैम्पल पेपर ही है एक तरह से, लेकिन ये है कि ये पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद तब मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, ठीक है ना। तो डिस्कस करने का नज़रिया एक अलग है, ठीक है ना। आपको लिखी हुई चीज़ केवल उतनी ही दिखती है, लेकिन जब उसके साथ समझाया जाता है तो वो तभी समझाया जा सकता है जब आपको ओरिजिनल कंसेप्ट्स पता हैं। तो गोलाकार वस्तु श्यान द्रव में धीरे से गिराई जा रही है, चित्र द्वारा इसके गिरते समय वेग में परिवर्तन दिखाइए। तो वेग पहले बढ़ता जाता है और उसके बाद जो है वो फिर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर आप इसमें ग्राफ में दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है वो एक तरह से गहराई मतलब बढ़ रही है। ये यहाँ पे गहराई आपने शो कर दिया, यहाँ पर आपने वेग शो कर दिया। तो शुरू में बढ़ रहा है और उसके बाद फिर क्या हो जा रहा है, वो कांस्टेंट हो जा रहा है। जो कांस्टेंट वैल्यू इसकी निकल के आएगी, यही चीज़ क्या हो जाएगी, यही चीज़ आपकी जो है वो सीमांत वेग कहलाएगी। तो ये ग्राफ आपको बनाना है, ठीक है ना। अब आपका नई कॉपी अगर चल रही है इसमें, तो नए इस पैटर्न में मतलब बिल्कुल बहुत कुछ चेंज कर दिया गया है आपके लेवल पे। जो फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं, आपकी कॉपी चेंज हो गई, आपका सिलेबस चेंज हो गया, आपका पैटर्न चेंज हो गया पूरा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ जो है वो फिर आप अगर ग्राफ पेपर पे बनाना चाहें, वैसे पेन से वहीं बना सकते हैं क्वेश्चन के पास, लेकिन अगर ग्राफ पेपर पे बनाना चाहें तो फिर आप सबसे पीछे वाले पेज पे बनाएं, ठीक है ना। लेकिन वही है, आप वहीं क्वेश्चन के पास बना दीजिएगा और पेन से बनाइएगा इसे, ठीक है ना, क्योंकि सजेस्ट यही किया गया है उसमें कॉपी में कि पेन से। वजह उसकी ये है कि क्योंकि पेंसिल से लिखा हुआ स्कैन नहीं हो पाता है। जब ऑनलाइन चेक होती है कॉपी, तो पेंसिल से लिखा हुआ स्कैन नहीं हो पाता सही से, तो दिखता नहीं है एग्जामिनर को।
पेन से बनाया होगा आपका तो आराम से वो दिखेगा। ठीक। देखिए अब लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भाग द में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न एक है, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक को परिभाषित करते हुए उनके बीच संबंध स्थापित करिए। तो इसमें अल्फ़ा का एक डेफिनेशन देनी है, परिभाषा, और फिर फॉर्मूला लिख दीजिएगा, डेल्टा एल ओवर एल इंटू डेल्टा टी। उसके बाद क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, ठीक है ना, तो बीटा इज इक्वल टू उसमें डेल्टा ए अपॉन ओरिजिनल एरिया इंटू टेम्परेचर में वृद्धि। और ये तीनों की परिभाषाएं लिखने के बाद तीनों के फॉर्मूले भी लिखने हैं साथ साथ। इसका डेल्टा वी आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, सॉरी आयतन प्रसार गुणांक का डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी, ये इस तरह हो जाएंगे। फिर इनमें रिलेशन स्थापित करिए। तो देखिए अल्फ़ा बीटा में पहले आप बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा डिराइव करोगे, मैंने सब कराया हुआ है। बीटा गामा में पहले गामा इज इक्वल टू, नहीं फिर अल्फ़ा गामा को लेंगे, है ना, और गामा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। फिर इनको कनेक्ट कर देंगे तो अल्फ़ा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू 1 इज टू 2 इज टू 3। देखिए करना आपने अपने आप है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं करा चुका हूँ, लेकिन थीम क्या रहेगी, क्या क्या करना है, वो मैंने आपको आउटलाइन यहाँ पे बता दी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बाई मेटेलिक द्विधात्वीय तापमापी की संरचना व कार्यविधि लिखिए। नए सिलेबस में जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आप इसे तैयार करके जाइएगा। पारद थर्मामीटर और बाई मेटेलिक थर्मामीटर दोनों का बारे में, और इंग्लिश हिंदी दोनों नाम ध्यान रखिए, क्योंकि हो सकता है हिंदी में ही बाई मेटेलिक ऐसे लिख दे तो फिर आप द्विधात्वीय जानते हुए भी उसको समझ नहीं पाएंगे। हालांकि बाई मेटेलिक मतलब बाई मतलब दो, मेटेलिक मतलब मेटल धातु, नाम समझ में आ सकता है, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को ना समझ में आए, तो आप इसे तैयार करके जाएंगे। ये मैं इसका लेक्चर मैंने दिया हुआ है। तीसरा है, 14 बैरोमीटर की संरचना तथा कार्यविधि बताइए, यह साधारण बैरोमीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है। तो ये जब मैंने पढ़ाया था आपको तो ध्यान दीजिए कि सरल दाबमापी पढ़ाया था, पहले सिंपल बैरोमीटर पढ़ाया था, हल्का सा पढ़ाया था, और उसकी कमियां बताई थी। वही कमियां दूर कर दी गई तो वही श्रेष्ठता हो जाएगी। तो इसलिए आपको उसकी कमियां भी मालूम होनी चाहिए, वो भी तैयार करिए ताकि इसकी श्रेष्ठता बता सकें। और संरचना और कार्यविधि बताइए, किस तरह से क्या होता है इसके अंदर और कैसे काम करता है। तो ये सब डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है, आप इसे आराम से जो है वो कर सकते हैं। स्टोक का नियम लिखिए तथा सीमांत वेग के सूत्र की व्युत्पत्ति करिए। तो स्टोक का नियम F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, लेकिन पहले आपको समझानी पड़ती है सिचुएशन। और सीमांत वेग का सूत्र डेरिवेशन इसका 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी बाई ईटा, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ये डिराइव करना है, ये भी डेरिवेशन है। और मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के लिए ऊर्जा संरक्षण का नियम सिद्ध करिए। तो पार्टिकल जो है वो गिर रहा है ऊपर से, और 3 पोजीशन ए बी सी ले लेते हैं। सबसे ऊपर जब गिराया गया बीच के मार्ग में x डिस्टेंस पे, और एक सबसे ज़मीन में जब पहुंचा, तो तीनों जगह काइनेटिक प्लस पोटेंशियल आपको निकालनी पड़ती है। और जब इनका आप टोटल करते हैं k प्लस यू का, तो वो सेम आता है, तो वही इस ऊर्जा संरक्षण का नियम हो जाता है। ये 10th क्लास में भी होता था, यहाँ भी हमारे पास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 6वां क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार की त्रुटियों का वर्णन करिए। ये तो मैं लाइव क्लास में भी बताया है आपको, 2 बार क्लासेस में भी बताया है, ठीक है ना। दो मेन कारण वो होते हैं, एक अलग डेफिनेशन और एक दूसरी, उसमें 4 और होती हैं। और अगर आपके पास समय है तो आप इसके बाद सापेक्ष त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, ये भी सब बता दो उसी में। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो इस सैम्पल पेपर में ज़्यादातर लंबे लंबे क्वेश्चन ही थे जो थ्योरी लिखने वाले थे। आप अपने हिसाब से चूज़ करिएगा कौन सा आपको बेटर लगता है, 6 में से 4 करने होते हैं। तो इस तरह से ये हमारा सैम्पल पेपर सेकंड भी कंप्लीट होता है। फर्स्ट भी मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, सेकंड भी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे जितने भी सैम्पल पेपर मैं डालूंगा, इंग्लिश में, हिंदी में, उनके सॉल्यूशन सब इसी प्लेलिस्ट में रहेंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को देख सकते हैं, और अदरवाइज़ चैनल पे भी जाके आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ भी आपको ये सब मिल जाएगा। और भी अगर आपको कुछ चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको, किस तरह का आप सोचते हैं इसके बारे में, ये भी आप अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। पसंद आया है वीडियो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक बात और बता दूं लास्ट में, कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब पे, अगर वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो हमें 7376292424 इस नंबर पे जो है अपना नेम, एक तो नेम करना है व्हाट्सएप, ब्रांच अपनी, कॉलेज और सेमेस्टर, ये 4 चीज़ें व्हाट्सएप कर देंगे, ताकि हम उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल है एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 के नाम से, उसमें भी जो है आप लोग जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर लें। तो कुछ इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप में देते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें, और जो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली देनी है वो हम यूट्यूब पे देते हैं। तो तीनों माध्यमों से जब आप जुड़े रहेंगे तो आप जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा दी गई प्राप्त कर पाएंगे। और ये नंबर, इस पर कॉल करने की कोशिश कभी ना करें, ठीक है ना। आप कमेंट करें किसी वीडियो में, नहीं समझ में आएगी मुझे प्रॉब्लम, मैं बोल दूंगा चैट ऑन व्हाट्सएप से आप बात करें, बात मतलब, और उसमें भी आप कोई उत्सुकता ना दिखाएं कि
आपने मैसेज किया है तो उस टाइम पे सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। मुझे जब टाइम होगा मैं देखता ज़रूर हूँ। आप चेक कर लीजिएगा, कमेंट्स के भी आंसर मैं देता ज़रूर हूँ। भले ही मैं लाइक करके छोड़ दूँ, अगर आंसर देने लायक नहीं है तो मैं उसको लाइक करके छोड़ दूंगा, कमेंट नहीं दूंगा। अदरवाइज़ मैक्सिमम कमेंट्स में आंसर करता हूँ। इस चीज़ को आप देखिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा अभी कैसा है या नहीं। तो इसलिए जब व्हाट्सएप पे भी समस्या सॉल्व नहीं होगी, मुझे इन्फॉर्मेशन और चाहिए होगी, तब मैं बोलता हूँ कि हाँ भाई कॉल पे बात कर लीजिए। तो इसलिए आप ये समझिए, नंबर पाने का ये मतलब नहीं है कि आप कभी भी उसको कॉल लगा दें। जब आप कमेंट्स में पूछें या व्हाट्सएप, मतलब जब उससे समस्या ना सॉल्व हो तो व्हाट्सएप पे, और फिर मैं जब बोलूँ तो उतने टाइम पे आप कॉल कर लीजिए। तो ठीक है, फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।